नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर के राम खेतारी में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मधुबनी जिला कोर्ट में नए सीजीएम के रूप में न्यायिक पदाधिकारी मनोज कुमार ने संभाला कामकाज। बिस्फी के रघेपुरा पंचायत में कचरा प्रबंधन के लिए अधिकृत की गई जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच टकराव की स्थिति। वाटसन उच्च विद्यालय में मोबाइल लोक अदालत का हुआ आयोजन, क्राइम व बिजली से संबंधित कई लंबित मामलों का हुआ निष्पादन। राजनगर में शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। मधवापुर के रहमा गांव में सड़क किनारे बड़ा विशालकाय पीपल वृक्ष के कारण बड़े सड़क दुर्घटना की संभावना। बेनीपट्टी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन, शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। मधुबनी के बसवारा में अपने कथित पति को पाने के लिए पिछले 1 सप्ताह से पति के दरवाजे के बाहर आमरण अनशन पर बैठी है महिला। मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जयनगर में पुलिस बल व एसएसबी जवानों ने निकाली फ्लैग मार्च। बिहार में जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। वाटसन +2 प्रांगण में अतिथि शिक्षक के काउंसलिंग में नहीं पहुंचे एक भी पदाधिकारी, अभ्यर्थियों में रोष। जयनगर के देवधा दक्षिणी पंचायत में मुख्य सड़क पर जलजमाव को लेकर ग्रामीणों ने एसडीओ को दिया आवेदन, अविलंब कार्रवाई करने की लगाई गुहार। भाकपा नेता राम चहल पूर्वे की हत्याकांड मामले में अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर कलवाही में भाकपा के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। और जवाहर नवोदय विद्यालय रांची में एनईपी 2020 को लेकर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, प्राचार्य ने की प्रेस वार्ता। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर के राम खेतारी में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गौरतलब है कि एक खाली ट्रैक्टर पर 4 व्यक्ति सवार थे, जहां नियंत्रण खो जाने के कारण ट्रैक्टर पलट गई, जिसमें चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही एक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य का इलाज चल रहा है, जिसे दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया है। झंझारपुर के राम खेतारी में ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। गौरतलब है कि राम खेतारी बांध पर जा रहे एक खाली ट्रैक्टर पर 4 लोग बैठे थे। ड्राइवर के नियंत्रण खो जाने के कारण ट्रैक्टर पलट गया, जिसके चपेट में चारों आए और उसमें से एक की मौत हो गई। जख्मी नीरज कुमार, नीतीश कुमार, विकास कुमार सभी राम खेतारी के रहने वाले हैं। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रैक्टर में दबे लोगों को जेसीबी मंगाकर निकाला गया और सभी को झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया। गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार शुरू किया गया, जिसके बाद सभी घायलों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। वहीं घटना की खबर के बाद राम खेतारी गांव में मातम पसरा हुआ है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कोर्ट में नए सीजीएम के रूप में न्यायिक पदाधिकारी मनोज कुमार ने कामकाज संभाला। बुधवार को उन्होंने कार्यवाही में हिस्सा लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश भी पारित किए। न्यायिक पदाधिकारी मनोज कुमार जिला कोर्ट में नए सीजीएम के रूप में कामकाज संभाल लिया। बुधवार को न्यायिक कार्यवाही में हिस्सा लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण आदेश भी पारित किए। इससे पूर्व झंझारपुर अनुमंडल न्यायालय में
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। 27वीं बैच के न्यायिक पदाधिकारी मनोज कुमार 2013 में सिवान व्यवहार न्यायालय से न्यायिक सेवा की शुरुआत की थी। मोतिहारी में भी वह लंबे समय तक काम कर चुके हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के रघेपुरा पंचायत में सरकार द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए अधिकृत की गई जमीन को लेकर पंचायत में दो पक्षों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस जमीन को लेकर मुखिया और पंचायत के उप मुखिया के बीच टकराव की स्थिति बनी है। एक तरफ जहां मुखिया बता रहे हैं कि यह जमीन सरकार के द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए अधिकृत की गई है, तो इसे कचरा प्रबंधन के निर्माण में ही लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ उप मुखिया का कहना है कि यह बिस्फी प्रखंड के रघेपुरा पंचायत की ऐतिहासिक भूमि है। एक समय में यहाँ रघु नाम के राजा हुआ करते थे, तो आने वाले दिनों में इसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कचरा प्रबंधन के लिए यहाँ निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के रघेपुरा पंचायत में सरकार द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए अधिकृत की गई जमीन को लेकर पंचायत के दो पक्षों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पंचायत के नदी किनारे की वैसी जमीन जहां मरे हुए मवेशियों को गाड़ा जाता है, अंचल कार्यालय इसी जगह को अधिकृत किया था। अब जबकि उस जमीन पर जब मकान बनाने की बात शुरू हुई, तो रघेपुरा पंचायत के मुखिया व उप मुखिया दो पक्ष में बंट गए। मुखिया सतीश प्रसाद मेहता इस जमीन पर कचरा प्रबंधन का घर बनाने की बात कह रहे थे, जबकि उप मुखिया मनी पासवान का कहना है कि यह जमीन पर कभी रघु नाम का राजा रहा करते थे। ऐसी स्थिति में इस ऐतिहासिक जमीन को कचरा प्रबंधन जैसे काम में लगाना उचित नहीं है। इस बात का समर्थन करते हुए पूर्व मुखिया ब्रिज कुमार झा ने कहा कि यह रघु नाम का राजा रहा करते थे। ऐसी स्थिति में इस ऐतिहासिक जमीन को कचरा प्रबंधन जैसे काम में लगाना उचित नहीं है। इस बात का समर्थन करते हुए पूर्व मुखिया ब्रिज कुमार झा ने कहा कि यह इस पंचायत का ऐतिहासिक भूमि है। भविष्य में इस जमीन पर राजा रघु के नाम पर कुछ बनाया जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए सीईओ राकेश कुमार ने आगामी सोमवार को दोनों पक्ष के लोगों को अंचल कार्यालय पर बुलाने की बात कही। अब नए सिरे से कचरा प्रबंधन के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल कार्य पर रोक लगा दिया गया है। इस बीच बेनीपट्टी अरेर के साथ बिस्फी, पतौना ओपी व औसी ओपी की पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस के पहुंचने पर स्थिति शांत हुई, अन्यथा यहां पंचायत के लोग आपस में ही बड़ी घटना को अंजाम दे देते। मौके पर वरीय समाहर्ता सह प्रभारी बीडीओ नसीन कुमार निशांत भी मौजूद थे। कोई धार आता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए जो ये चमर खल्ला जो है कितना सफेरी आ गया, लेकिन वो सफेरी वाला का इस पर के सफेरी नहीं पकड़ेगा। हम लोग खून वो करके मर जाएंगे। 12 बीघा रखना है। ब्रह्मचर्य जो है भोगी झा का लड़का ब्रह्मचर्य, वो भी जो है पूरा गर्ज कितना जो है से ब्रह्मचर्य वो कहा जिस यहाँ पर जो है सामान वो कहीं पर नहीं है। पूरा घर हम लोग ढूंढ लिए हैं। ब्रह्मचर्य जो है भोगी झा का। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वाटसन विद्यालय के सभागार में मोबाइल लोक चलंत अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्राइम से संबंधित व बिजली विभाग से संबंधित कई लंबित मामलों पर सुनवाई हुई। वहीं दूसरी तरफ सदर के भी 17 मामलों का निष्पादन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में गुरुवार को वाटसन उच्च विद्यालय में मोबाइल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में पटना से आए पीठासीन पदाधिकारी बलराम सिंह तथा अधिवक्ता विजय कुमार ने दर्जनों मामलों की सुनवाई की, जिसमें 27 मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा हुआ। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे घनश्याम सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, भरत कुमार, लोक अदालत कर्मी सुशांत चक्रवर्ती, संतोष दत्त मौजूद थे। एसडीओ ने बताया कि वाटसन स्कूल के हॉल में आयोजित मोबाइल लोक अदालत में मधुबनी व्यवहार न्यायालय में लंबित सुलहनीय योग्य 5 आपराधिक मामले तथा 5 बिजली विभाग से संबंधित मामलों का निष्पादन हुआ, जबकि सदर अनुमंडल कोर्ट में लंबित 17 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 से संबंधित मामला भी शामिल है। मोबाइल लोक अदालत को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मी भी मौके पर मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार को राजनगर थाना परिसर में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सीईओ, बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व आम लोग मौजूद रहे।
जहां सभी से शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गई। राजनगर थाना परिसर में बुधवार को थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीडीओ प्रभात रंजन, सीओ सुभेद्र कुमार झा, जनप्रतिनिधि व कई लोग मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। बीडीओ प्रभात रंजन ने उपस्थित लोगों से शांतिपूर्वक जुलूस निकालने की अपील की। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, सीओ सुभेंद्र झा ने कहा, इस बार त्योहार पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। डीजे बजाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं असामाजिक तत्वों व शरारती लोगों पर प्रशासनिक की पैनी नजर रहेगी। उसे तुरंत गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर प्रशासन सबके साथ खड़ी है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मजवापुर प्रखंड के रेमा गांव स्थित रेमा सोनई मुख्य सड़क पर विशालकाय पीपल वृक्ष की जड़ों के कारण मिट्टियों का कटना शुरू हो गया है। मिट्टियों के कटने से एक तरफ जहां वृक्ष का अस्तित्व खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर बड़ी घटनाओं की संभावना व्यक्त की जा रही है। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव स्थित नवका पोखर में रेमा सोनई मुख्य सड़क और उसके किनारे का विशालकाय पीपल वृक्ष के जड़ों की मिट्टी बड़े पैमाने पर पानी में कट रही है। इस वजह से न केवल सड़क और वृक्ष का अस्तित्व खतरे में है, बल्कि वहां दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है। मिट्टी दहने से सड़क की ढलाई से नीचे की जगह खोखली हो गई। उस पर छोटे बड़े और भारी वाहनों का परिचालन लगातार हो रहा है। विशालकाय पीपल वृक्ष की जड़ों में जकरी मिट्टी बड़ी मात्रा में खिसक चुकी है। इन परिस्थितियों में वहां कभी भी वाहन दुर्घटना और पेड़ का गिरना लाजमी है। यदि ऐसा हुआ तो बड़ा हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तालाब व सड़क के बीच बैरिकेडिंग नहीं होने से कभी भी अनियंत्रित वाहन तालाब में पलट सकता है। स्थानीय वासी राम प्रसाद राम, समरेंद्र कुमार व दीपक कुमार सहित कई लोगों ने बताया कि इन समस्याओं को हटाने के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों को कहा गया कि वे लोग वहां घाट व बैरिकेडिंग करवाएं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर किसी तरह की पहल नहीं हुई। इस संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि सड़क बनाते समय इन समस्याओं के निदान को लेकर संबंधित एजेंसी द्वारा उपाय किया जाना चाहिए था। शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते बुधवार को बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित शहीद भवन परिसर में कारगिल विजय दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहां कई सैनिकों को सम्मान पूर्वक सम्मानित किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित शहीद भवन परिसर में बुधवार की शाम कारगिल विजय दिवस के मौके पर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन KYS फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तत्पश्चात सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई भूतपूर्व सैनिक सहित गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों के द्वारा भारत माता के जयकारे भी लगाए गए और अमर शहीदों को नमन करते हुए सभी लोगों ने देश सेवा का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा को KYC फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं व आमजनों के द्वारा नगर पंचायत के पार्क पोस्ट ऑफिस के समीप स्थापित शहीद भवन में शहीद स्मारक निर्माण कराने की मांग व शहीद भवन के जीर्णोद्धार हेतु ज्ञापन भी सौंपा गया। इस क्रम में विधायक ने कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई सभी घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए बताया कि उस समय भी एक ही रास्ता हुआ करता था और उसी रास्ते से सब कुछ होता था। हमारे देश के सैनिकों ने अपने प्राण गंवाकर इस विजय हासिल की है। इस युद्ध के बाद कोई भी देश हिंदुस्तान से युद्ध करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचता है। उन्होंने देश सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि देश सबका है और देश की सेवा सभी लोगों को करनी चाहिए। गौरतलब है कि भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह में बेनीपट्टी अनुमंडल के 1 दर्जन से अधिक सैनिकों को पाग, दुपट्टा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों जगहों पर KYC फाउंडेशन की ओर से निबंध लेखन सहित कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र, ट्रॉफी, मेडल देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान केवाईसी फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार झा ने कहा कि शहीद भवन बेनीपट्टी के अंदर है, तो लेकिन सब लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। शहीद भवन की निरंतर साफ सफाई आवश्यक है। लोगों को बैठने के लिए उपयुक्त जगह का अभाव होता है। शहीद भवन परिसर में पेड़ पौधे लगाकर सौंदर्यीकरण किए जाने की जरूरत है। सिर्फ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में यहां तिरंगा फहराने से काम नहीं चलेगा। शहीद भवन को लोगों की नजर में लाने की आवश्यकता है। जितने भी लोग बेनीपट्टी अनुमंडल के शहीदी सूची में जुड़े हैं, उनका नाम यहां प्रदर्शित किया जाए, यह एक सराहनीय कदम होगा। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय युद्ध में अनेकों परिवार ने अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को और महिलाओं ने अपने पति को खोया। ऐसे परिवार पर गर्व है जिन्होंने ऐसा बेटा देश को समर्पित किया, जो एक जाबाज सिपाही के तौर पर अपने देश के लिए कुर्बानी दिया। उन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। कार्यक्रम में जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा बासु ने कहा कि कारगिल विजय दिवस को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में केवाईसी के इस कार्य की सराहना करता हूं। जिनके द्वारा निरंतर ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, वे काबिले तारीफ है। और उन्होंने शहीद भवन की जिम्मेदारी की जो बात कही है, इसकी आवश्यकता अनुमंडल को है। इस शहीद भवन को जल्द से जल्द सब मिलकर बेहतर रंग रूप देने का कार्य करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि इसके लिए रूपरेखा तैयार किए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। धान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। बीते दिनों डिन न्यूज के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि पटना की एक महिला प्रियंका, जिसने कथित तौर पर बताया कि उसकी शादी मधुबनी के भौवारा के एक व्यक्ति से हुई है और शादी के बाद परिवार वालों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, साथ ही उसे नहीं अपनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि इस मामले में प्रियंका को जब किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मदद नहीं मिली तो पिछले एक सप्ताह से वह अपने कथित पति को पाने के लिए अपने ससुराल के दरवाजे पर बैठकर अनशन कर रही है। वहीं कथित तौर पर कहे जाने वाले ससुर ने बताया है कि अगर उनके पुत्र ने शादी की है तो यह अनशन करने वाली लड़की उनके पुत्र के साथ आए। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 बसवारा स्थित एक महिला अपने कथित पति को पाने के लिए पिछले एक सप्ताह से पति के दरवाजे के बाहर आमरण अनशन पर बैठी है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक एक पक्षीय राय आ रहा था, लेकिन बीते दिनों लड़की के ससुर ने लड़की को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मेरे पुत्र ने इस लड़की से शादी की है तो यह लड़की मेरे पुत्र के साथ आए, फिर आगे कोई बात होगी। दिया गया है। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 में एक महिला पटना से आकर के अपने हक को लेकर के, अपने पति के घर में प्रवेश को लेकर के पिछले एक हफ्ते से आमरण अनशन पर है। लगातार यहां मोहल्ले वालों की भीड़ लगी रहती है। एक पड़ोस है, एक पड़ोसी में इनको जगह दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना कहिए इसको, कि तमाम सामाजिक सरोकार और प्रशासनिक अधिकारियों के आने नॉलेज में रहने के बावजूद भी अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। हैदराबाद में 12 अक्टूबर को शादी होती है और ये लड़की 19 अक्टूबर को, माफ़ कीजिएगा 18 अक्टूबर को बाय एयर मधुबनी पहुंचती है। जो हमारे यहाँ की परंपराएं हैं कि कोई भी पत्नी पहली बार जब ससुराल पहुंचती है तो उसके पति उसके साथ होते हैं और जो हम लोगों के यहाँ का रीति रिवाज है उसको पूरा किया जाता है। ये पटना की महिला है, ये लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, शादी.com से शादी हुई है। दोनों परिवार की रजामंदी नहीं है। समाजवादी लोगों के बीच में ये बैठी हुई हैं, चूँकि एक समाजवादी नेता के बेटा के ऊपर ये आरोप है और वो समाजवादी नेता इस जिले में कद्दावर नेता के रूप में जाने भी जाते हैं। तमाम तरह के कयासों के बाद तमाम जो सोशल मीडिया के लोग हैं इनको पूरी तरह से इस मामले को उठाए हैं। हम भी आए हैं यहाँ, हम इसलिए आए हैं कि हम लड़की का जो पक्ष है उसको भी जानेंगे और इनके जो ससुराल का पक्ष है, कहिए तो कथित रूप से जो इनके ससुर हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो इस लड़की को क्यों रखना नहीं चाह रहे हैं, आखिर क्या वजह है। उनके लड़के की जो शादी हैदराबाद में आर्य समाज मंदिर में हुई है, इस लड़की के पास तमाम वो तरह के सबूत हैं जो इस शादी को प्रमाणित करते हैं कि ये लड़की शादी कर चुकी है, लेकिन न्याय के लिए ये दर दर भटक रही है। पिछले एक हफ्ता से भौवारा के वार्ड नंबर 41 में ये हवाई अड्डा जाने वाली जो सड़क है उसमें ये आमरण अनशन पर है। महिलाएं यहाँ आती है, इनका मुंह हाथ धो देती है, कोई इनको इलेक्ट्रॉल पाउडर पिला देती है कि किसी तरह का इनको डिहाइड्रेशन ना हो, किसी तरह का मतलब मेडिकल यहाँ सुविधा नहीं है, जिस कारण ये यहाँ संघर्ष कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हम जानेंगे इनसे और इनके कथित ससुर से कि उनका इनके शादी को लेकर के क्या कहना है। अगर इनके ससुर इनको नहीं रखते हैं तो फिर तो इनको अपने पति के पास हैदराबाद जाना होगा, और अगर इनके पति इनको नहीं मिलते तो फिर ये मधुबनी पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनके पति को गिरफ्तार करके यहाँ लाए। उसके बाद दोनों का जो मामला न्यायालय में लंबित है, जो भी फैसला होगा दोनों लोगों को मंजूर होगा। कब से हैं आप अनशन पर? अपने पति के घर के बाहर आप अनशन पर बैठी हुई है। अब तक इस मामले में सामाजिक या प्रशासनिक कोई पहल हुई है? नहीं सर, मैं 23 तारीख से अनशन पर बैठी हूँ। न कोई सामाजिक पहल हुआ है और न कोई प्रशासन की तरफ से हुआ है। आप अहाँ के शादी केना भेल? मेरा शादी आर्य समाज मंदिर में हैदराबाद लक्ष्मी नगर में हुआ है।
केना लड़का से केना कांटेक्ट भेल? जी, हम दोनों का प्रोफाइल था शादी.com पर, और जो मेरे पति हुए उन्होंने ही मेरा प्रोफाइल देखा, उन्हीं के साइट से मुझे कॉल और मैसेज आया था। यानी शादी.com से प्यार हो गया। कितने दिन प्यार भेला के बाद शादी के लिए? मैम, वो हम लोगों का 18 से लेके शादी मेरी 22 में हुई है। अच्छा, हैदराबाद में जो आप लोग शादी किए आर्य समाज मंदिर में, जैसा आप बता रही हैं, जी सर, उसमें आपके पक्ष से कितने लोग थे और लड़के वाले के पक्ष से कितने लोग थे? सर लड़के वाले के पक्ष से उनके दोस्त थे, 2 दोस्त थे और एक उनकी वाइफ थी। लेकिन शादी दोनों परिवार एक बार स्टार्टिंग में भी इन्वॉल्व हुए थे दोनों परिवार, और फिर इसके बाद में अपने फैमिली के परमिशन लेकर ही शादी किए थे, क्योंकि शादी मेरा सर मतलब एक अचानक से मेरा शादी हो गया सर। आपके परिवार के लोग उस शादी में नहीं, मेरे परिवार को मेरी मम्मी से बात किए, मेरे दीदी से मेरे पति बात किए, मनीष कुमार, लेकिन वो एक दिन में मतलब 11 तारीख को मेरे परिवार को खबर करते हैं कि आप लोग हैदराबाद आ जाइए, क्योंकि मैं उन्हीं के पास में हैदराबाद में थी, और 12 को शादी करते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि इतना जल्दी क्या है बेटा, आप आ जाइए यहाँ पे, हम लोग दोनों परिवार मिल के शादी करेंगे। तो ये बोले कि नहीं नहीं, ऐसी पहले ही बहुत लेट हो चुका है, अब और लेट नहीं होगा। तो बोले कि आप लोग मैच्योर है, कर सकते हैं। इनके साइड से इनके मामा मामी थे, इनकी बड़ी बहन थी और इनके पिताजी, मतलब ये लोग कंटिन्यू मोबाइल पे ये लोग थे 11 तारीख को सर शादी में। नहीं, बातचीत, कांटेक्ट, व्हाट्सएप कॉलिंग और ये सब जो कंटिन्यू मतलब अपने बेटे से बात कर रहे थे। और आपकी शादी 12 तारीख को वहाँ हुई? हाँ जी। आपके मुताबिक 12 अक्टूबर को, उसके बाद आप 18 अक्टूबर को मधुबनी आ जाती हैं। जी जी, सबसे तो पूछ सकते हैं स्थानीय लोगों से भी। सवाल है मेरा जी कि 12 अक्टूबर को आपकी शादी हो रही है हैदराबाद में, 18 अक्टूबर को आप यहाँ मधुबनी पहुँच रही है जी। 6 दिन में क्या ऐसा क्या हुआ जो आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आए और आपको अकेला मधुबनी आना पड़ा? सर 12 को मेरी शादी हुई, 13 का करवा चौथ का मेरा व्रत था। उसके बाद में मेरे हस्बैंड और से कभी ऐसा एहसास ही नहीं लगा कि गांव भेजने के बाद में वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे। उनके बाद में सर क्या होता है, वो बोलते हैं कि पैसे का दिक्कत हो गया है, क्योंकि 2-2.5 महीना से मतलब हम लोग साथ रह रहे थे, तो काफ़ी उनका पैसा भी खर्चा हुआ था। तो बोले और शादी के बाद में गांव में जो रस्म रिवाज होता है उनके लिए वो मुझे भेज दिए कि जाओ गांव में, मैं पीछे से आऊंगा और यहाँ पे फ्लैट वगैरह लूंगा, तभी तो मैं तुम्हें रख पाऊंगा ना। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं जी, और कोई बोल देगा आपको कि ये शादी का रस्म है। हाँ। क्या हमारे समाज में बगैर पति के शादी का कोई रस्म पूरा होता है? सर मैं उनको बोली तो बोले कि आप जाओ, मैं 2-3 दिन में ही आ जाता हूँ। तो पति है सर, तो पति का बात तो मानना ही पड़ता है ना। एक मिनट, अपने अहाँ पढ़ल छियै आर इहो बात जाने छी जे फर्स्ट बेर अहाँ ससुराल एबै तऽ बिना पति के केना पहिल बेर ससुराल कदम देबै? फिर अहाँ ओतऽ दिमाग नहीं लगेलिए जे लड़का हमरा भेज रहल अछि बिना पति के? नहीं मैम, उनके बातों से ऐसा मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, और ऐसी घटना ना मैं अपने फ्रेंड में ना फैमिली में मैं कोई ऐसा देखी नहीं थी, इसीलिए मुझे कुछ एहसास नहीं था। उन्होंने टिकट भी कटवाया, पैसे भी दिया, जो भी रास्ते के लिए लेना देना होता है, छोड़ने आए, तो मुझे कहीं से एहसास नहीं हुआ कि क्या बातें हैं। फिर अतः एला के बाद की यहाँ के साथ? यहाँ आने के बाद में मैं गई तो पहले अपने घर पे गई, तो मेरे उनके जो भाई की पत्नी है वो गेट वेट पीटी तो नहीं खोली, तो मैं इधर आ गई। तो उनके पहले एक चचेरे भाई मुझे मिले, तो वो मुझे भगाने लगे कि मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोगों की शादी हुई है। तो फिर मैंने उनको सारी बातें बताया, उन्होंने घर में बैठाया। मेरे देवर जो अमित कुमार हुए, मेरे जो ससुर जी राम सुधिष्ट यादव हुए, उन लोगों को उनने कहा कि आपकी बहू आई हुई है। और जबकि उनसे पहले ही मैं उन लोगों को भी कॉल कर रही थी, मेरे पति को भी कॉल कर रही थी, क्योंकि मेरे पति बोले थे मनीष कुमार कि आप दरभंगा एयरपोर्ट पहुँचोगी तो मेरे पिताजी या मेरा भाई तुमको लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन मैं कंटिन्यू कॉल करते रही, कोई मुझे लेने के लिए नहीं आया। एक बार उनके पापा ने सिर्फ कॉल रिसीव किया और मैं उनको बोली तो वो बोले कि रॉन्ग नंबर है।
फिर मुझे बहुत ज़्यादा शक हुआ, फिर मैं डायरेक्ट यहीं पे आ गई, भहुआ रही आ गई। तो आप अपने हस्बैंड से इस दौरान बात नहीं की कि हम आपके घर आए हुए हैं और आपके पिताजी हमको घर में इंटर नहीं करने जी जी, मैं अपने हस्बैंड से मैं क्वेश्चन की कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने मेरी बात को किया और बोला कि मेरे पिताजी चाह रहे हैं कि मतलब इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करने के लिए, और मैं अपने पिताजी के बातों से मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास में यही उपाय था। आपको नहीं लग रहा है कि आप बगैर शादी के 6 दिन के बाद अगर आप ससुराल आती हैं और बगैर पति के आप ससुराल में आ रही हैं और किसी लोगों को यहाँ नहीं मालूम है, जैसे कि आप बताएं कि आपके चचेरे देवर हैं या अपने देवर थे, उन लोगों को भी नहीं मालूम? नहीं, मेरे अपने देवर को मालूम है, मेरे अपने में मामा, उनके जो परिवार है, गांव में किसी लोगों की इस बात की खबर नहीं थी कि उन्होंने शादी किया है। जब मैं आई तो यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको पता चला। मेरे ससुराल वाले तो सब थे ही, बात पे तो कंटिन्यू बने हुए थे, 5-6 दिन से बातचीत भी हो रही थी। शादी के बाद में भी सब कॉल वॉल मेरे पति के पास आ रहा था, मेरे सामने ही सबको बोले कि मैं भेज रहा हूँ, ये सब जो भी होती है बातें। आपको नहीं लग रहा कि आपसे गलती हुई शादी के 6 दिन के बाद ही बगैर पति का अपने? नहीं सर, मेरे से कोई गलती नहीं। सुनिए ना, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे कहीं मिस्टेक या चूक आपसे हुई है कि अपने शादी के, जो हम लोगों के यहाँ का रीति रिवाज है, खास के मिथिलांचल का, चूँकि आप मिथिला की रहने वाली नहीं है, आप गंगा के उस पार के और हम लोग गंगा के इस पार के हैं, तो हम लोगों के यहाँ का जो रीति रिवाज है, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी लोग हैं यहाँ रहते हैं, तो लोग अगर यहाँ आते हैं तो अपनी पत्नी के साथ ही आते हैं, या अगर पत्नी कहीं जाती है तो अपने पति के साथ जाती है। आपके यहाँ भी यही रिवाज होगा मेरे हिसाब से। तो इस जगह आपको क्या लग रहा है कि कहाँ चूक हो गई जो ये मामला फंस गई? देखिए सर, अगर पति अगर मुझे विश्वास में बोलते हैं और उनके पास में सचमुच में पैसे की दिक्कत थी और रहने का जगह भी नहीं था, पति बोले कि आप जाओ मैं आ जाता हूँ, तो मैं उनकी बात मान के, मुझे विश्वास पर है, क्या मैं अपने ससुराल आ गई? अगर ठीक है, मैं अपने पति के कहने पे ससुराल आ गई, तो मेरे ससुराल वालों को तो एक्सेप्ट करना चाहिए था। नहीं, देखिए इस जगह ना, इस जगह कंफ्यूजन है सभी को। जी, कंफ्यूजन नहीं है सर, ये तो एक उनकी प्लानिंग थी जो अब जाके तो क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि देखिए आपके हस्बैंड की आप प्लानिंग चाहिए। हाँ, आपके जो जिनको आप ससुर मान रही हैं। हाँ, ये तो सर मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि मिथिला के जो भी लोग हमारे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो शादी थी शुरू से मेरा पति मेरे साथ में, जब से शादी.com से मिली, मेरा पहले तो 2020 में हम लोगों की जो भी रिलेशन थी बहुत ही गुड थी और बहुत मतलब जो भी जितना अच्छा कहिए उतना अच्छा था। लेकिन क्या हुआ ना कि 2021 में हम लोगों का थोड़ा खराब होने लगा था, तो मैं फाइनली उनसे अलग हो गई थी। आप और मनीष? हाँ, मैं ही उनसे अलग हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने कोई ब्लॉक नहीं किया था, एक दूसरे से सिर्फ बातचीत। फिर मनीष के ही साइड में नवंबर में भी कॉल आता है 2021 में, मैं उस टाइम में भी उनको इग्नोर करती हूँ। फिर फाइनली हम लोगों को बातचीत 25 जून 2022 से स्टार्ट होती है, वो भी मैं उनके भाई के शादी में उनके साथ में क्या मतलब होता है नहीं होता है, अब वो जो चीज़ मुझे पता है, लेकिन और मीडिया में फैमिली के बारे में नहीं बोल सकती हूँ। तो फिर हमारे क्लोज आते हैं, फिर बुलाते हैं कि मैं बहुत जाना पहचाना, मुझे तुम जैसा कोई नहीं लगा, आ जाओ हैदराबाद, हम लोग शादी करते हैं। फिर एक बार शायद इनका इंटेंशन यही था कि मुझे यूज़ करना है, टाइम स्पेंड करना है, चाहे जो भी आप लोग अपने मीडिया के भाषा में बोल सकते हैं। फिर एक साथ रहने के बाद में ये जो प्रेगनेंसी आई सर, ये सारा खेल इसी के कारण उन्होंने जो भी प्लानिंग लिया, इनके फादर ने ही और इनके परिवार ने कहा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में ले गए थे, मेरी जब वो गर्भपात जो इन्होंने करवा दिया धोखे से मेडिसिन वगैरह देके, इन्होंने डॉक्टर के सामने एक्सेप्ट भी किया है, तो उन्होंने डॉक्टर ने ही प्रशासन को, वहाँ के जो थाना थे उनको इन्फॉर्म किया कि लड़का का मतलब नीयत सही नहीं लग रहा है, ये लड़की को कुछ कर सकता है। इन्होंने क्या किया नहीं किया, क्या इनको माइंड में आया, एक दिन में ही 10 को इन्फॉर्म होता है प्रशासन में, और 11 को इन्होंने प्लानिंग अपने फैमिली से मिलजुल के करते हैं और 12 को शादी करते हैं, 6 दिन रहते हैं, फिर उसमें बाद भेज देते हैं। तो 6 दिन रह के आपको भेज दे रहे हैं, तो आप अपने पति को क्यों नहीं पकड़ करके कही कि हम कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूंगी? सर मैं तो बोली कि जहाँ रहूंगे वो, लेकिन उनके पास में रहने के लिए वो रहते थे हॉस्टल में ना, पीजी में, उनके तो साथ में एक दोस्त भी उनका अभिषेक था, वो रहता था,
तो मैं कैसे पीजी में उनके साथ रह सकती? वो सर यूपी का है सर। हाँ, उन्हीं के साथ में उस रूम में जहाँ पे वो रहते हैं फ्लैट में, तो वो दोनों रूम बताओ कैसे उसमें रखते मुझे उसमें। आपने मान लीजिए यहाँ मुकदमा किया, यहाँ भी आपका मुकदमा चल रहा है? सर मैंने यहाँ पे मैं 17 तारीख को मुझे पता चला, किसी के थ्रू ही मुझे पता चला कि मेरे ससुर जो रामसुदिष्ट यादव है, मेरे पति को कहीं दूसरी जगह लहरिया सराय दरभंगा में शादी फिक्स कर चुके हैं और शायद खरमास होते उनकी शादी कोई मैरिज हॉल बुक वगैरह हुआ है वहाँ से हो जाएगा। ये सुन के मैं अपने माँ के साथ ससुराल आती हूँ। फिर मुझे जैसे हर टाइम के जैसा मुझे इसी घर मिलता है, सामने से वो घर को दिखा दीजिएगा। मैं घर में रहती हूँ, लेकिन मेरी माँ को भी गाली गलौज देते हैं मेरे ससुर, और मुझे साथ तो करते हैं। वो तो सारा लोग ही बहुआरा के तो सब लोग ही अब देख लिए हैं। तो मेरी माँ तो चली गई, लेकिन मैं रही। शाम से ही प्रताड़ित करने लगे, लेकिन बाद में फ़ोन करके उस दिन जब ये अपनी बेटी को बुलाते हैं और मेरे साथ में मारपीट करते हैं, उसके बाद में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरी आंख बहुत बुरी तरह से फूट जाता है, मेरी आंख बहुत बुरी तरह से फूट जाता है। उसके बाद में मुझे लोग डॉक्टर ले जाते हैं। उसके बाद में किसी तरह से महिला मंच को एक खबर मिलती है, वो मुझे यहाँ से उठा के ले जाती है और वहाँ पे जो भी FIR वगैरह होता है जो होता है सर। तो आप FIR कर दिए, कोर्ट में मामला है, अदालत का भी इंतजार नहीं हो रहा है और आपको ससुराल भी जाना है। सर तो मैं एक क्वेश्चन आपसे कहती हूँ कि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या? नहीं तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना सर। आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो ये तो सही नहीं कि मैं सबका आंसर ही आपको दूंगी, जो सूटेबल होगा मैं वही दूंगी। ऐसा कोई तो है नहीं कोर्ट में कि अगर मैं तो खुशी से नहीं की हूँ ना, दिल में तो इनका खोट है कि शादी भी करते हैं, शादी को एक्सेप्ट भी करते हैं, मैरिज को इनवैलिड के लिए भी फाइल करते हैं, बच्चा भी गिरवाते हैं, तो इनकी है ना मैरिज इनवैलिड। हाँ, मेरे पति ने ना मुझे अब ये चीजों का क्लियर धीरे धीरे आ रहा है पता। जैसे मैंने अपना 4 अप्रैल को मैं अपनी शादी का फोटो मैं FB पे लगाई, जिसमें मेरे पति ने, वो भी प्रूफ मेरे पास में है, मैंने IT एक्ट में उनके ऊपर भी एक कंप्लेन दर्ज करवाया कि ये लाइफ मुझे फ्यूचर में काम आ सके। मैंने अपने और अपने पति का फेसबुक पर प्रोफाइल पिक्चर लगाई। उसके बाद में मेरे पति को इस चीज़ की जानकारी हुई, क्योंकि मेरे ससुराल के बहुत सारे लोग मेरे FB फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड है। मेरे पति 4 पन्ने का एक FB कमेंट किए, उसमें उन्होंने पब्लिक ही मुझे शर्मसार किए, केस नंबर डाले, बोले केस में नहीं आती है, डेट नहीं है, तारीख नहीं है। वो भी मेरे पास में प्रूफ है सर, आप लोग मीडिया पे वो चीज़ को भी दिखा सकते हैं। तो मुझे लगा अरे ये क्या हो गया, मुझे 4 अप्रैल को पता चला। फिर बाद में उस केस को हमने पूरा हैदराबाद से डिटेल्स वगैरह निकाला, तो पता चला कि जिस दिन मेरे पति मुझे ससुराल भेजे हैं 18 अक्टूबर को, उसी दिन उन्होंने मैरिज को इनवैलिड के लिए फाइल किया है। कहाँ? हैदराबाद में सर। तो वो केस की अभी कंडीशन ये क्या है कि जब मुझे जानकारी हुई तो मेरे जो भाई वगैरह हैं उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों हैदराबाद जाएंगे, हम लोग अपना इस केस को ही पटना ट्रांसफर करा लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये केस सर सुप्रीम कोर्ट में है, शायद 2 या 3 तारीख को इसका डेट भी आने वाला है। हाँ, मैंने उसको ट्रांसफर के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है सर। उन्होंने हैदराबाद में फाइल किया और मैंने इस केस को ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाला, क्योंकि अदर स्टेट का है सर, तो ये तो वहीं से ट्रांसफर होगा ना। मुझे नहीं पता है सर कानून के, जैसे मुझे जानकारी है वो मैं थोड़ी बहुत आपको बता रही हूँ। वो जो होता हैदराबाद से अहाँ के केस केलक, तो अहाँ हैदराबाद जाकर पति के ऊपर ओतऽ से अहाँ क्या न्याय मांगे? मैम ये तो आपका क्वेश्चन मैं कुछ बोल सकती थी, लेकिन हैदराबाद में मेरे पति का ऑफिस में वो काम नहीं करते, ठीक है, उनका वर्क फ्रॉम होम है। और मैं हैदराबाद में भी गई, वहाँ पे भी मैं लोगों से मिली, वहाँ पे भी जो महिला से मिली हूँ उनके भी मेरे पास में प्रूफ है। आप लोग अच्छा कर रहे कि एक एक चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्हों पे मैं गई, उन्होंने मेरे पति को बुलाने का बहुत कोशिश किया, मेरे पति ने उनके 1-2 कॉल किया, उसके बाद में मेरे पति नंबर ऑफ कर लिया। तो वो जो महिला थाना की इंस्पेक्टर थी उन्होंने बोला कि बेटा देखो यहाँ न इसकी घर है, न ये प्रॉपर यहाँ ऑफिस जा रहा है, वर्क फ्रॉम है, ऑल इंडिया ओवर ये कहीं भी कर सकता है, एक पीजी में रह सकता है। तो मैम एक लड़की हूँ और आप कानून की जानकारी जाके मधुबनी कोर्ट में ले सकती है। मेरा राइट है कि मैं ऑल इंडिया ओवर कहीं भी केस कर सकती हूँ, या तो अपने मायके से करूँ या तो मैं ससुराल से केस करूँ। रही बात मुझे ससुराल में केस करने के लिए, तो इसलिए मैं ससुराल में केस की हूँ क्योंकि लोग कहते कि अपने मायके से करके पैरवी पर और इस चीज पर केस कर रही है, और केस करने का मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था।
मेरे जो आंख में इन्होंने मेरी ननद वगैरह ये सब जो मार पीट किए दौड़ी के लिए, मैं जख्मी हो गई। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से मुझे महिला मंच था, मीडिया था, प्रशासन था। उस दिन की घटना भी आप सीसीटीवी में 18 अप्रैल का इनका निकलवा सकते हैं। सब लोग मुझे ले गए हैं मैम, ले जाके बोले कि अब ये केस करिए। तो इसमें क्या है मैम, मैं तो जहाँ पे अभी अगर कहीं भी मैं केस कर सकती, इसकी चीज आप जानकारी कानून से भी पूछ सकते हैं कि कहाँ है। बहुत निक बात कहलहुँ। अगर अतः अहाँ केस के लिए ससुर के अगेंस्ट में अहाँ बाजि रहल छियै, तो ससुर अहाँ के मतलब शादी नहीं केने राखत, तो आखिर लड़का राखत, फिर न्याय केना मांगि रहल छियै? एला कि रहबै अहाँ तो लड़का के साथ रहबै, ससुर रहे ला बहुत न्याय देता तो रूम दे देता जहाँ रहू, लेकिन सर सब लड़का के साथ तो लड़का के रहत। अगर मेरे ससुर अच्छे हैं, ननद मेरी अच्छी है, ये लोग इनोसेंट है, कहीं से ये लोग मतलब बहुत अच्छे हैं, सब लोग एकदम दूध के धुले हुए हैं। मैं बहुत गलत हूँ। मेरे ससुर का भी जहाँ जहाँ जो बात बोले हैं वो भी रिकॉर्डिंग है। मैं जितना मेरा ससुर का मकान है, ठीक है मेरे पति नहीं है, मैंने न्याय के लिए अपने अनशन पर बैठा है, मेरे देवर को क्या राइट बनता है मुझे मारने के लिए? मेरी ननद जो खुद शादीशुदा है, ठीक है उनके मम्मी पापा का घर वो रहे, लेकिन हमको मारने वाली ये कौन होती है? कल इसने ईंटा से मुझे पब्लिक में मारा है, इनका सीसीटीवी निकाला जाए, ठीक है। और उसके बाद में जब भाड़े नहीं भाड़े पूरे पब्लिक में अगर एक अंकल जी नहीं होते तो ये तीनों लोग इतने तरह से दरिंदा हो गए थे। इन लोगों को 4-4-5 लोग पकड़ रहे थे, 4-4-5 कह रहे थे कि आज मैं गंदा वर्ड यूज नहीं करूंगी। लेकिन मेरी ननद तो रोली देवी 23 तारीख को शाम में मैम 6:30 से लेकर 7:30 बजे का इनके घर में बहुत सीसीटीवी के सहारे इन्होंने प्रशासन से रिलीफ ले लिया है। लेकिन मैं प्रशासन को मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस टाइम का सीसीटीवी निकाला जाए। मेरी ननद जो है, जो बेनीपट्टी की रहने वाली है, बताइए, वो मुझे फुटबॉल के जैसा मारी है। मेरा कान वान का भी मैं ओपन करके नहीं दिखा सकती हूँ, और वो भी पटक पटक के सब छीन छान ली है। उसके बाद में फिर इन्होंने ऐसे मारी है, मैं 4 बार राउंड हुई हूँ। मेरे सर में भी टेटन है, मैं प्रशासन भी कोई नहीं आया, कोई भी मेरे वो नहीं कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है मैम, जो मुझे नहीं, जब तक मेरे सांस में है मैं लड़ रही। मैं अच्छे घर की बेटी हूँ, ठीक है। इनका कहना है कि मैं गरीब घर की हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं गरीब घर की हूँ। तो क्या गरीब घर की बेटी हूँ तो ये लोग मुझे नहीं रखने देंगे? न्याय मैं ससुर से नहीं मांग रही हूँ, ससुर मेरा राइट है, रहने का हक है, क्यों नहीं मैं अपना। आपके ससुर जो है वो अगर आपको एक रूम कहीं दे देते हैं कि चलिए आप रहिए थोड़ा देर के लिए, जी जी जी, और आपके पति यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं आपके संपर्क में है? जी मेरे संपर्क में तो वो नहीं है सर। नहीं, आपके वो संपर्क, थोड़ा देर के लिए एक महिला का पूरा गहना उसका हस्बैंड होता है। जी 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 बोलिए। और हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है, जो मिथिलांचल की परंपरा। सर तो हम भी फॉरेन से नहीं है ना। तो आपके ससुर या प्रशासनिक दबाव में रख लेते हैं। जी जी। अगर आपके हस्बैंड नहीं आते हैं तो आप फिर इसको कैसे, इसका सामना आप कैसे करेंगे? वो तो सर मेरी प्रॉब्लम है, उस टाइम की प्रॉब्लम तो मैं खुद अपना फेस करूंगी कि रख लेते हैं तो मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे क्या करना है, वो तो मैं अपना प्रॉब्लम मैं फेस करूंगी। उस समय तो ना तो मैं अपने ससुर पे कंप्लेन कर सकती हूँ, ना मैं मीडिया को कह सकती हूँ, ना मैं प्रशासन के ऊपर, क्योंकि ये डिसीजन और तो मैंने खुद सेलेक्ट किया है कि मुझे घर दे दीजिए, मुझे रहना है। तो पति को बात बाकी है, जो भी होगा सर वो तो फ्यूचर में फेस करना ही होगा। पति के जो दोस्त जो आपकी शादी में शामिल हुए हैं, जी 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 जी, क्या जिस अभिषेक का आपने चर्चा किया है? जी जी, वो उनके साथ में वो फ्लैटमेट या रूममेट उनका कुछ है सर, इस तरह से। आप संपर्क में हैं या आपसे उनकी बातचीत हो? देखिए मामला कैसे हल हो सर, देखिए मैं उनके वहाँ के दोस्तों को मैं कांटेक्ट करने का कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बोला कि इनके पापा जी के बारे में ही बताए हैं कि इनके पापा जी चाह रहे हैं कि मतलब क्या क्या सर वो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ के इनके कुछ दोस्त हैं मधुबनी के, जिन्होंने मुझे कहा कि आप भाभी एक बार आप मनीष से बात करिए, और आप लोग इतना जो बदनामी हो रही दोनों परिवार के, आप ही दोनों इस चीज़ों को सलट सकते हैं। मैंने उनको सर 15 जून को अभी कॉल की थी, लेकिन उन्होंने मेरी हाँ जी जी, तो उन्होंने 3 ही मेरे सामने शर्त रखे सर। वो जो तीनों शर्त सही नहीं है सर। चलो मैं 2 सही तो ले भी सकती हूँ, लेकिन एक चीज सही नहीं है सर। शर्त बताइए। शर्त पहला उनका शर्त था, उनके कोई चचेरे भाई लोग हैं
तो वो 4 उनका चचेरा भाई है, शायद मैं 1 ही 2 को जानती हूँ, बाकी लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। उन पे वो बोलते हैं कि तुम केस करो, ठीक है, कि इन लोगों ने मुझे सिखाया, मीडिया बुलाया, जो भी है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। सेकेंड कि तुम ये रिटर्न में लिख के दो कि बच्चे को मैंने मेडिसिन दे के नहीं मारा, तुमने खुद से दवाई खाई हो। ये उनका दूसरा है सर। शादी से पहले हाँ जी, उसी के बाद में तो इन्होंने शादी ही किया है। हाँ, और उसके बाद में तीसरा उनका है कि तुम खुद से कंप्लेन वापस लो। आप इसमें से किस किस शर्त को मतलब मानने की हामी भरी है? देखिए, मैंने उनको इस बात पे तो मैं उस दिन किसी भी शर्त पे हामी नहीं भरी हूँ। अगर मेरे पति का फ्यूचर, उनकी जिंदगी रहेगा तो मैं 2 चीजों में हामी भर सकती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा घर बस रहा है तो मैं कंप्लेन वापस या जो भी है मैं ले सकती हूँ। लेकिन रहे जो किसी को फंसाने के लिए किसी निर्दोष को, ये तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ सर, चाहे वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना रख करे। लेकिन मैं सर ये तो एक्शन कभी मैं नहीं ले सकती हूँ सर, लाइफ टाइम भी नहीं ले सकती हूँ। न्याय यहाँ की मांग रहा है। अंतिम बार है, आप बताइए कि सर न्याय यही है कि मैं अपने ससुर से, अपने प्रशासन से भी मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा घर में रहने का अधिकार दीजिए, और मेरे पति के ऊपर जो भी मतलब मुकदमा चल रहा है उस पर कार्रवाई हो। आप घर में भी रहेंगी और कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे सर? घर में रहने नहीं देंगे तो कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे सर? पति की गिरफ्तारी को लेकर के हाँ? अगर मान लीजिए कि आपके पति यहाँ नहीं है, क्योंकि शादी में न तो आपके सर आप जी मैडम, शादी में आपकी दोनों की शादी में ना आपके पेरेंट्स थे ना आपके हस्बैंड के पेरेंट्स थे, ना ही उनके कोई रिश्तेदार थे, यही ना आप जैसा आप बताइए जी। तो फिर ये मामला निपटेगा कैसे सर? तो यहाँ के जो भी मैं भी उतना नॉलेज नहीं है, मेरे पति को भी इतना नॉलेज नहीं है। अगर हम दोनों को नॉलेज होता तो अपने अपने परिवार को और अपनी इतनी बदनामी ही नहीं करवाते। जो भी समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो डिसीजन लेंगे मैं उसको मानूंगी। जिला प्रशासन से क्या अपील है आपकी, ये बताइए। जिला प्रशासन से मेरी यही है कि सर मेरे पति को गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी किया जाए, और जिन लोगों के जांच में नाम हटाए गए हैं उनको सही जांच पाने पर उन लोगों का भी नाम दिया जाए सर। क्या मामला है आपके घर पर? 1 हफ्ते से पटना से एक प्रियंका राय नाम की लड़की आई हुई है, आपके लड़के पर कथित रूप से शादी करने का इल्जाम लगा रही है, लगातार वो अनशन पर है। आप लोगों की तरफ से क्या जानकारी है और क्या प्रतिक्रिया देंगे इसको लेकर आप? सबसे पहली बात कि प्रियंका राय पटना जिला की रहने वाली बताती है, वो हमारे गांव में पहली बार आया 17 अक्टूबर 2022 को, और 18 अक्टूबर को वहां शोर शराबा करने लगा जो हम इस घर के बहू हैं, हम मनीष कुमार से शादी किए हुए हैं। हम कहें कि शादी जिससे किया होगा तो उसके साथ अगर आया होता तब लोग बुझेगा, उससे पहले न हमको पता है, न हमारे परिवार के किसी सदस्य को पता है, न हमारे गांव के लोगों को पता है, न हमारे दई दियाद को पता है कि मनीष कुमार की शादी हुई है कि। तो अगर शादी किया होता तो मेरे बेटा के साथ आता, तब हम सम्मान करते। और जिस ढंग से आया और एक 4 व्हीलर गाड़ी पर आया और उसको गाड़ी से उतार दिया और वो लोग भाग गया गाड़ी लेकर, तो हमको उसी समय संदेह लगने लगा जो कोई न कोई गिरोह से ही जुड़ी हुई है और ये जाल बुन रही है। और इसीलिए उनको हमारे फोटो कहने का सवाल ही नहीं उठता है, हम उसको जो है सो प्रस्ताव पर विचार भी नहीं कर सकते हैं। रहा कि हमारा बेटा भी बाद में पता चला तो मेरा बेटा केस किया हुआ हैदराबाद में फैमिली कोर्ट में, जिनके साथ जो चिटिंगबाजी हुआ उस संबंधी, और ये केस कर दिया हमको। अक्टूबर से प्रयास करते 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 19 फरवरी को मधुबनी में महिला थाना में हमारे खिलाफ भी केस कर दिया 2023 में। तो जब केस कर दिया है तो केस तो चलेगा, और केस में तब न्यायालय पर भी भरोसा करना चाहिए। जो न्यायालय जो फैसला करेगा उसके साथ ही उनको भी चलना होगा, हम भी न्यायालय को स्वीकार करेंगे। या जिससे शादी किया है उसके साथ ही आएगा, उस दिन सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा जो हमको क्या करना चाहिए।
उससे पहले तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना हम हल्ला फसाद करें और जितना हम पॉलिटिकल आदमी है, हमारा छवि एक अच्छा छवि शहर में बना हुआ जिला में, और उस छवि को बिगाड़ने के लिए इनके साथ देने वाले कुछ बैड एलिमेंट है वो लोग यूज कर रहा है। और वैसे बैड एलिमेंट को भी प्रशासन को देखना चाहिए जिन लोगों को, इस प्रियंका राय को किन किन लोगों से बात होता है, अच्छे लोगों से बात होता है या क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर लोगों है वैसे लोगों से बात होता है, या इनके मददगार लोगों को कैसे लोगों के साथ बात होता है। इस सब बिंदु पर भी जिला प्रशासन को ध्यान दे करके उनको चिन्हित करना चाहिए। और लड़की आप पर आरोप लगा रही कि जब हम घर में आए तो वो 25 लाख रुपया मांगे, हम इससे पहले 4 महीना घर में रह के गए हैं, तब हम बहू थे, अभी हमको घर से निकाल, ये इसमें क्या सच्चाई है? लड़की के जहाँ तक 4 महीने रहने की बात है, मेरे घर में कभी 4 महीना नहीं रहा, कभी रहा ही नहीं। 1-2 रोज जरूर जो है सो हमारा ताला तोड़ करके 18 अक्टूबर 2022 को हमारा दलान का, जिसमें हम सोते थे, हमारा सारा उसी में रहता था, उस दलान का ताला तोड़ करके उसमें घुस गया कुछ असामाजिक तत्व के साथ, और वो लोग ताला तोड़ करके भाग गया और इनको उस घर में रख दिया। तो उस रात रहा, फिर हम पुलिस को खबर किए, पुलिस आई, पुलिस कही जब बहुत रात हो गया है, 12-1 बज रहा है, अब कहाँ जाएगी, सो अभी रहने दीजिए, सवेर में हम निकाल देंगे। और 19 तारीख को पुलिस आई, इसको हमारे रूम से निकाल दिया। तब से हमारे यहाँ कभी रहा नहीं। कहने के लिए तो अपना जो भी कहता है, मेरा घर CCTV कैमरा के नज़र से में 5-7 साल से है, उसको डे टू डे का जो है, जिस डेट में कहता हम घर में है, हमारे CCTV कैमरा को खंगाल कर देख लिया जाए। अब कैमरा अपने सेहो कहलिए जे ओमे रहल त किछ दस्तावेज। हाँ, और उस रूम में एक रात जो रहा 18 अक्टूबर 2022 को, तो उसमें हमारा कुछ जो है ज़मीन का कागजात ही चुरा लिया, और अलमीरा भी एक हमारा वहाँ उस रूम में था, जो उस रूम में से हम अभी निकाल लिए हैं। उसमें से हमको 5,40,000 रुपया हम जमीन बिक्री से हमको आया था, रुपया भी लेके भागे। और इस आशय का जब हम पिटीशन दिए टाउन थाना में, महिला थाना में, लेकिन केस दर्ज नहीं हो सका। किस कारण से नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं। तो फिर हम उसको तो ये हो गया। दूसरी बात है कि वो मारने की जहाँ तक सवाल कहता थी, पैसा लाने की 25 लाख रुपया मांगने की सवाल जहाँ तक प्रियंका राय कह रही है, हम और प्रियंका राय आज तक आमने सामने नहीं हुए, तो पैसा किसने मांगा उसका भी किस डेट में हम मांगे तो हमारा CCTV फुटेज में होगा, उसको भी देख लिया जाए। हम आज तक उसको चेहरा नहीं जानते हैं। रहा मारने की बात, तो हमारा कैंपस CCTV कैमरा के निगरानी में है, उसको भी खंगाल करके देख लिया जाए। मेरे यहाँ अगर मारपीट हुआ हो तो वो तो हम झूठ बोल सकते हैं, CCTV कैमरा तो नहीं बोलेगा झूठ। अच्छा, ये इस पूरे क्रम का लब्बो लुआब जो है, आपका लड़का मनीष कुमार के ऊपर आरोप है, क्योंकि आप तो उसके पिता हैं, आपका लड़का इस वक्त कहाँ है? और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, लड़की अपने शादी का दावा कर रही है कि मैं मनीष की पत्नी हूँ और मनीष मुझसे हैदराबाद में शादी किया है। क्या इन चीज़ों की जानकारी है आपको? वो तो हैदराबाद में नौकरी कर रहा है, कोई अमेरिकन कंपनी है, उसी अमेरिकन कंपनी में नौकरी कर रहा है। कौन में है वो भी हमको जानकारी में याद नहीं है, कहा होगा लड़का के? नहीं, लड़का से हमको साल में 2 दिन 4 दिन कोई विशेष परिस्थिति में बात हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो मानसिक रूप से हम लोगों को आपस में बात नहीं के बराबर। तो इस शादी को आप क्या मानते हैं, सही या गलत? ये तो लड़की जानेगी, लड़का जानेगा या न्यायालय जानेगा, यही 3 के सिवा चौथा कोई नहीं जानेगा। सामाजिक स्तर पर कुछ पहल हो रही है इसमें? सामाजिक स्तर पर तो हो रहा है कि समाज में जब न्यायालय में चल गया हुआ है और न्यायालय का इंतजार करना चाहिए। न्यायालय का इंतजार नहीं कर करके हमारे गांव में ये हो हल्ला जो करती है और वो हमारे भाई लोगों के धियापुता से करवाती है, वही लोग करवाता है। तो ग्रामीण को कहना हुआ, ग्रामीण समाज में इस बात की चर्चा है कि ये गांव को घिना रहा है
राम सुधीर यादव के भतीजा लोग, तो कल होकर के हम लोगों को लड़का लड़की बच्चा बच्ची को शादी विवाह है, इस गांव को बदनाम हो जाएगा, तो हम लोगों के यहाँ कौन आदमी शादी विवाह करेगा। इसीलिए समाज विरोधी काम कर रहा है राम सुधीर यादव के भतीजा लोग। इसीलिए उस पर गौवा सब अपने में वो आपस में विचार कर रहा है, जो इस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करनी चाहिए। अपने न्यायालय पर छोड़ देने छियै, और अगर अहाँ के बचवा आबै छै त कहै छै एक्सेप्ट करै छै, तहन अहाँ की करबै? तो उस पर विचार करना पड़ते ना, तो उस पर विचार तो हमको भी करना पड़ेगा। लेकिन कोई अकेले कहेगा कि हम घर के बहू हैं, तो हरगिज हम मान नहीं सकते हैं। पूरा मामला यही फंसा हुआ है कि प्रियंका राय जो कर रही है हम बहू है, वो भी अकेले आकर के, जिसको आप नहीं मान रहे हैं। जी, यही ना मामला रुका हुआ है। जी, अगर आपका लड़का मनीष कुमार कहता है कि हाँ पिताजी हम इससे आपसे छुपा करके शादी कर लिए, या डर से आपको नहीं कहे, तो जो शादी किया तो वो न रखेगा, तो वो कहेगा हम रखेंगे, तो उसमें हम कहे हम समाजवादी लोग हैं, हम कहे उसमें बाधा बनेंगे। सवाल तो वो है। लेकिन हमसे नहीं ना, यहाँ जो हमको तंग करता है, हमसे शादी नहीं ना किया हुआ है, जो हमको यहाँ तंग करता है, ये तो गलत तरीका है। ये तो कानून के भी गलत खिलाफ में जा रहा है और सिस्टम के भी खिलाफ में जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रेडी। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। जयनगर में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए एसडीओ वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस जवानों और एसएसबी जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाली गई। यह फ्लैग मार्च ने पूरे जयनगर का भ्रमण किया और इस दौरान आम लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गई। मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को एसडीओ वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल व एसएसबी जवानों ने फ्लैग मार्च निकाली। पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च को शहर के पटना गद्दी चौक, रेलवे स्टेशन चौक, शहीद चौक, महावीर चौक, भेलवा चौक व वाटरवेज चौक, बल्डीहा, भेलवा टोल, इस्लामपुर के रास्ते भ्रमण कर लोगों में शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गई। गौरतलब है कि मुहर्रम पर्व को लेकर 9वीं मुहर्रम को जयनगर शहरी क्षेत्र के 7 अखाड़ा से शुक्रवार की दोपहर जुलूस व झांकी निकाली जाएगी एवं शनिवार को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पहलाम अपने अपने मोहल्ला स्थित अखाड़े पर ताजिया रखकर खेल संपन्न किया जाएगा। एसडीओ ने बताया कि अनुमंडल के सभी अखाड़ों पर दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। फ्लैग मार्च में एसडीपीओ विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन, डीसीएलआर सुश्री तरनीजा, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, सीओ अभिनव राज, कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान के तहत मधुबनी के थाना चौक पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ ने बताया कि सरकार के विरोध में 1 करोड़ बेरोजगार लोगों का हस्ताक्षर लेने का अभियान जारी है। राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान मधुबनी के थाना चौक पर भाजपा ने चलाया। राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान को लेकर पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार सरकार 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, जो झूठा निकला। भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण रूप से लाठीचार्ज किया गया। बिहार में जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्यपाल को सौंपा जाएगा। अभी हम लोग का भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश युवा मोर्चा के द्वारा बिहार में जो शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च हम लोग कर रहे थे, उस पर एकदम निर्मम तरीके से जिनकी लाठीचार्ज करके हत्या किया। बेरोजगार युवाओं के लिए हम लोग हक अधिकार के लिए रोजगार मांग रहे थे, इस तरह से पीछा बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज किया उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पूरे बिहार प्रदेश में पूरे मंडल स्तर पे हम लोग जन समर्थन के लिए, आम जनमानस के समर्थन के लिए लिखा हुआ है अपने नीतीश के अगेंस्ट में आम जनमानस के समर्थन के लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। कार्यक्रम को ये कार्यक्रम
बिहार सरकार की निर्दयतापूर्ण भारतीय जनता पार्टी के मार्च पर लाठीचार्ज, हत्या और साथ ही साथ जो 10 लाख रोजगार देने की ये बात किए थे, अभी तक रोजगार नहीं दिए हैं और बिहार के बेरोजगारों के साथ छल कर रहे हैं और जंगल राज के विरोध में ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश में लाखों हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से राज्यपाल को समर्पित करेंगे। जंगल राज की समाप्ति के लिए आप कार्रवाई करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के वॉटसन+2 स्कूल के प्रांगण में अतिथि शिक्षक का काउंसलिंग होना था। अभ्यर्थी उत्साह के साथ पहुंचे भी, घंटों इंतजार किया, लेकिन एक भी पदाधिकारी नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों में इस कारण काफी रोष देखा जा रहा है। अतिथि शिक्षक का काउंसलिंग मधुबनी के वॉटसन+2 स्कूल के प्रांगण में आज होना था। अभ्यर्थी केंद्र पर पहुंचे। शिक्षा विभाग व काउंसलिंग में शामिल होने वाले अन्य पदाधिकारी का सुबह से इंतजार करते रहे। काफी उत्साह के साथ अभ्यर्थी पहुंचे थे, लेकिन 4 घंटा बीत जाने के बाद भी कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि अभ्यर्थियों को सिर्फ भटकाने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी रोष देखने को मिला। केमिस्ट्री का अभी काउंसलिंग में आई हुई हैं क्या मैंने क्या यहाँ पर लग रहा है कि आज यहाँ पर काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड कर गया है कि क्या मैंने कुछ बताया गया है? 1 घंटा में होगा। आप लोग वेट कर रहे हैं। एक्सटेंड तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये पूरा बिहार के लिए। अब ऐसा है कि हम लोग 10:30 से यहाँ पे आके हैं। पहले हम लोग को जब आपत्ति के लिए आए थे तो बोला गया था कि वाटसन पे ही आपका मेरिट लिस्ट लगेगा ना, तो अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट आया है। यहाँ से हम लोग को स्टाफ लोग ने बताया कि आप जाओ डीपीओ ऑफिस स्थापना में हम लोग गए। वहाँ से बोला गया कि जाओ डीओ ऑफिस गए। वेबसाइट पर नहीं डाला गया। वेबसाइट पे NIC दरभंगा के वेबसाइट पे कोई लिंक नहीं है। इसके बाद हम लोग ने गया डीओ कार्यालय में हम लोग को देख करके डीपीओ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी से आके सीधा निकल गए और हम सारे अभ्यर्थी वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं। हमारा समस्तीपुर भी था, मुजफ्फरपुर भी था, बट अभी तक हम कहीं नहीं जा पाए और हमारे सारे अभ्यर्थी का ना प्रेजेंटेशन लिया गया है। ऐसे में हम लोग का वहाँ भी छूट गया और यहाँ भी छूट गया। लाइफ के साथ हम लोग के लाइफ के साथ कोई भी यहाँ के पदाधिकारी जिम्मेदार पर्सन नहीं है कोई। क्या नाम है? विकास कुमार झा। आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग था, क्या हो रहा है? जी हम लोग आज काउंसलिंग था, लेकिन अभी तक देख लीजिए 12 से ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। जब हम लोग शिक्षा विभाग के ऑफिस में गए तो वहाँ से बोला जो डीपीओ के पास जाइए, फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो सप्ताह में है वहाँ जाइए। हम लोग यहाँ भटकने क्या जरूरत है? एक स्थल यहाँ पर निर्णय हो गया था ना, लेकिन ऑफिस कल ही अपलोड होना था। सारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है और काउंसलिंग का डेट आज था, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी यहाँ। कौन सब्जेक्ट का था? आज इंग्लिश का है, इसके बाद फिजिक्स का है, जियोलॉजी का है, इसके केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी है, मैथ का भी है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी सब्जेक्ट का नहीं है। कोई नहीं अभी आया। अभी ताला देख सकते हैं। क्या आप लोग आप अभ्यर्थी हैं? जी मैं अभ्यर्थी। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार शाह, इंग्लिश में है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव में मील चौक से अकोन्हा नेपाल सीमा तक जल जमाव की समस्या उत्पन्न है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस जल जमाव से मुक्ति को लेकर ग्रामीणों ने SDO को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के वार्ड 2 व 4 उसराही गांव के मील चौक से अकोन्हा नेपाल सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव को लेकर ग्रामीण SDO को आवेदन देकर अविलंब कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि मील चौक से अकोन्हा नेपाल सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क को स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमित कर सरकारी नाले को जाम कर दिया गया है। नाले के जाम होने के कारण गांव का गंदा पानी नाले के बदले सड़क पर बह रही है। ग्रामीणों ने बताया कि नाले के जाम होने के कारण मुख्य सड़क जलमग्न हो गया है, जिससे पूरे गांव में हवा के साथ प्रदर्शित दुर्गंध फैलने से महामारी फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है कि पंचायत के 2 वार्डों में करीब 4000 की आबादी उस सड़क से प्रतिदिन आवागमन करते हैं। सड़क पर जल जमाव से गंदे पानी से होकर स्कूली बच्चे, महिलाओं के साथ आम लोगों का आना जाना होता है।
जल जमाव के कारण कभी कभी मोटरसाइकिल चालक व महिलाएं दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। लोगों ने प्रशासन से अविलंब इस दिशा में कार्रवाई की गुहार लगाते हुए कहा कि वर्षों से बनी इस ज्वलंत समस्या के समाधान के लिए पंचायत के किसी प्रतिनिधियों ने रुचि नहीं दिखाई है। सड़क पर जल जमाव से महामारी फैलने की आशंका ग्रामीणों को सता रही है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क पर जल जमाव व नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि इन्हीं समस्या को लेकर पूर्व में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया था। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी। भाकपा नेता राम टहल पूर्वे के हत्याकांड मामले में अपराधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलवाही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ जहां उनकी हत्या की गई थी, दूसरी तरफ अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और कलवाही पुलिस चैन की नींद में सो रही है। कलवाही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने दिवंगत भाकपा नेता राम टहल पूर्वे की हत्याकांड में संलिप्त अपराधी की गिरफ्तारी एवं कलवाही पुलिस की विफलता को लेकर कैंडल मार्च कलवाही थाना के सामने से कलवाही हाई स्कूल चौक होते हुए कलवाही मुख्य गोलंबर चौक तक निकाला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार व कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाकपा जिला मंत्री मिथिलेश झा ने बताया कि भाकपा नेता राम टहल पूर्वे की करीब 2.5 महीना पहले हत्या कर दी गई है, लेकिन कलवाही पुलिस के द्वारा चुप्पी साध लिया गया है। हत्याकांड का उद्भेदन आज तक नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड का हत्यारा खुले हवा में आराम से घूम रहा है। एक कहावत यहां सटीक बैठता है कि कलवाही पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त है। कलवाही पुलिस के द्वारा एक भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कलवाही में गरीबों का मसीहा व गांधीवादी विचारधारा के नेता राम टहल पूर्वे का 2.5 महीना पहले हत्या कर दी गई, लेकिन कलवाही की पुलिस चैन की नींद सो रही है और अपराधी खुले आसमान में आजाद घूम रहा है। भाकपा बिहार महिला समाज महासचिव राजश्री किरण ने बताया कि भाकपा नेता राम टहल पूर्वे की बीते 5 मई को अपहरण की गई थी, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी उनका पता नहीं चला। 7 मई को कलवाही थाना के सरकारी मोबाइल नंबर पर तत्काल प्रभारी थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी गई थी। उस समय कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार छुट्टी पर थे। उसके अगले दिन 8 मई को एक नाला में सरे गले अधजले अवस्था में
भाकपा नेता राम टहल पूर्वे का शव मिला। उसके बाद कलवाही थानाध्यक्ष ने 9 मई को इस हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन आज तक अपराधी कलवाही पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर जल्द ही हत्याकांड के हत्यारा का गिरफ्तारी नहीं होगा तो जिला में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कैंडल मार्च में कृपानंद आजाद, दिलीप झा, केवल झा, प्रवीण कुमार साह समेत सैकड़ों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। क्या मांग है आप लोगों का? और आज तक इस घटना का उद्भेदन नहीं किया गया। हमारा सीधा डिमांड है, जो भी इस तरह का हत्या किए, जो इस तरह से अपराधी हैं, जो इस बेरहमी तरीका से निर्गम हत्या किया, उनको अविलंब गिरफ्तार कर घटना का उद्भेदन किया जाए। निरंतर संघर्ष करेंगे। दिलीप झा इसमें कलवाही पुलिस की क्या भूमिका नजर आ रहा है? कलवाही पुलिस इसमें बहुत उदासीन है और उनके ठोस आश्वासन पर जो लाल झंडा के लोग हैं या अन्य जो राजनीतिक हत्या से जो आक्रोशित था, हम लोगों ने उन्हीं के आश्वासन पर अभी तक रुके हुए थे। हार के 2.5 महीना बीतने के बावजूद आज हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य। पूर्वे के हत्यारा को गिरफ्तार करना होगा। पुलिस प्रशासन और पाछा पूरा लाना बच गया। होश में आओ, हत्यारा से मिली भगत नहीं चलेगा। सलाम जिंदाबाद, सलाम दो, सलाम जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। नाम ढालपुर में अमर रहे, नाम ढालपुर में अमर रहे, नाम ढालपुर में के अरमानों को कलवाही के साथियों साथ दो, कलवाही के साथियों साथ दो, अन्याय के खिलाफ लड़ाई को तेज करो, आप संघर्ष को तेज करो, हत्यारा को गिरफ्तार करना होगा, हत्यारा को गिरफ्तार करना होगा, हत्यारा को गिरफ्तार करना होगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। रांटी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समारोह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य सतीश चंद्र झा ने की। वहीं मौके पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विशेष जानकारियां साझा की। जवाहर नवोदय विद्यालय रांटी स्थित प्राचार्य सतीश चंद्र झा की अध्यक्षता में तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से मुखातिब प्राचार्य सतीश चंद्र झा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों को विशेष ध्यान में रख नवोदय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।
प्राचार्य ने कहा कि स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। एनईपी 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। इस अवसर पर शिक्षक SF अहमद, MK पांडे, SK झा, सत्येंद्र कुमार, राकेश रंजन, सूरज सिंह व ECP कृष्णकांत मौजूद रहे। 29 जुलाई को ये 3rd ईयर सेलिब्रेशन होगा। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, जिसे अब नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 कहते हैं, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर उसका स्थान लेगा। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें जो मूलभूत अंतर है वह यह है कि पहले तो पूरा स्ट्रक्चर को बदल दिया गया है। पहले 10+2+3 आप जानते होंगे कि स्कूली एजुकेशन 10 क्लास तक था, उसके बाद 2+2 एजुकेशन था, 3 इयर्स ग्रेजुएशन का था। अब जो है वो है 5+3+3+4। 5 हुआ फाउंडेशनल स्टेज, आधारभूत चरण, जिसमें प्रथम 2 वर्ष जो है वो है आंगनबाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल। उसके बाद प्रथम 3 इयर्स हो गया, और उसके बाद जो 2 वर्ष है, 5 वर्ष के 2 वर्ष में बांटा गया आधारभूत चरण में। पहला 3+2, 3 हुआ आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल जिसको कहते हैं, और 2 हुआ ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ये इसमें स्पेशल क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है। और 3 प्री प्राइमरी प्ले स्कूल में सिर्फ खिलौना के माध्यम से, टॉयज के माध्यम से पढ़ाने की बात की गई है। उसमें बच्चों को किताब कॉपी नहीं दी जाएगी, कलम नहीं दी जाएगी, बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे 1 और 2, ये फाउंडेशनल स्टेज हुआ, पहला 5। उसके बाद 3 इयर्स जो है वो प्राइमरी स्टेज है, जिसमें ग्रेड 3, 4 और 5 रहेगा। यहाँ तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा, शिक्षा का माध्यम, उस पर जोर दिया गया है कि यह मदर टंग ही होगा, या रीजनल लैंग्वेज जो भी वहाँ का है वह होगा। रीजनल लैंग्वेज यदि हिंदी है तो हिंदी होगा, नहीं तो और क्षेत्रीय भाषाएं जो है उस भाषा में पढ़ाई जाएगी। और इन भाषाओं में पढ़ाने के लिए सिफारिश की गई है कि यह 8वां तक यदि कंटिन्यू हो तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। अपनी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। उसके बाद त्रिभाषा स्तर पर पढ़ाई होगी। त्रिभाषा में 2 भाषा तो इंडियन ओरिजिन की होगी, भारतीय भाषाएं, जिसमें एक हिंदी है, एक अन्य होगा, और एक भाषा निश्चित रूप से विदेशी भाषा होगी, जिस पर बच्चों को जोर दिया जाएगा ताकि आगे चल के रोजगार पाने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। तो फाउंडेशनल स्टेज और प्राइमरी स्टेज के बाद मिडिल स्टेज आता है, जो क्लास 6 to 8 रहेगा। उसमें स्किल एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। स्किल एजुकेशन मतलब बच्चे को एकेडमी के साथ साथ कुछ न कुछ सीखना है, और हर स्कूल में इसकी पढ़ाई होगी। चाहे वो पॉटरी का काम है, बर्तन बनाने का काम है, चाहे खिलौना बनाने का काम है, चाहे IT से संबंधित काम हो, या जो बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें रखे गए हैं, उसके एक्सपर्ट्स रखे जाएंगे और वो पढ़ाई होगी, ताकि बच्चा पढ़ाई पहले सिर्फ एकेडमिक था, अब एकेडमिक के साथ साथ ये भी बच्चे साथ साथ करेंगे और उनमें रुचि जगाया जाएगा। क्योंकि सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि बच्चे को प्रोत्साहित करना है भविष्य में अपना स्टार्टअप खोलने के लिए। रोजगार देने वाला होना चाहिए, न कि नौकरी मांगने वाला। हम ऐसा कौशल विकसित करेंगे बच्चों में, ताकि बच्चे आगे चल के किसी नौकरी की तलाश में न रहे, वो खुद नौकरी देने की क्षमता रखें। तो उसके बाद मिडिल स्टेज के बाद माध्यमिक स्तर आता है, जिसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक होगा, और उसमें एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी रहेगा।
वोकेशनल वही रोजगार परक, उसके लिए भी टीचर्स रहेंगे, उसके लिए प्रैक्टिकल करेंगे बच्चे। नज़दीक में जो भी इंडस्ट्रीज होगी वहाँ जाके इंटर्नशिप करेंगे बच्चे, जाके कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए बच्चे जाएंगे, सीखेंगे। वो पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में होता है, वैसा करेंगे ताकि उनमें कौशल विकास होगा और उसके प्रति बच्चों में अभिरुचि होगी। नहीं तो वो औपचारिक शिक्षा समझ लेंगे कि चलो पास करना है तो पास करना है, किसी तरह पढ़ लिया, कुछ कर लिया। और ये माध्यमिक स्तर के बाद तब जो मेन जो चेंजेज हुआ है जो हायर एजुकेशन में, वो माध्यमिक स्तर के बाद 4 इयर्स का डिग्री कोर्स हुआ। उस 4 ईयर में सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। आर्ट, साइंस, कॉमर्स ये सब नहीं रहेगा। अब बच्चे फिजिक्स के साथ यदि हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये +2 से ही शुरू हो जाएगा। जैसे अगले साल से सारे नवोदय विद्यालय में भी, बहुत नवोदय विद्यालय में इसी साल शुरू हो गया कि तीनों स्ट्रीम, साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम चालू हो गए। चूंकि जेएनवी मधुबनी में एकेडमिक बिल्डिंग का अभाव था, आप लोगों ने देखा है, अभी बन रहा है और बहुत जल्द ये हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ साइंस स्ट्रीम है, नहीं तो यहाँ भी तीनों विषय स्टार्ट हो जाता, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी, आर्ट्स जिसको कहते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ साइंस ही है, चूँकि इस बार हम भवन का अभाव था, अगले साल से भवन का अभाव नहीं रहेगा तो हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को ये स्वच्छंदता रहेगी कि कोई भी विषय वो चुन सकता है। और कॉलेज में तो बिल्कुल बटा हुआ नहीं रहेगा डिसिप्लिन, कोई फिजिक्स और अकाउंटेंसी चाहे तो पढ़ सकता है। जिसकी जो अभिरुचि होगी वही साथ साथ पढ़ेगा। बाध्यता नहीं होगी कि फिजिक्स के साथ मैथ्स ही पढ़ना है, केमिस्ट्री ही पढ़ना है, हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, जैसे विदेशों में होता है। विदेशों की मतलब डेवलप्ड कंट्री जो है, उनकी कुछ अच्छाइयों को हम ले रहे हैं और जो समाज बाहर की अच्छाइयाँ लेता है, अपनी बुराइयों को छोड़ता है, वही समाज तरक्की करता है। तो हम लोग लेते जा रहे हैं। और डिग्री कोर्स में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो आया है कि 3 साल की डिग्री किसी भी बच्चे को जो 3 साल पूरा कर लिया उसको दे दी जाएगी। वह जहां ग्रेजुएशन की शिक्षा अनिवार्य है, जैसे आइए यूपीएससी में या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में या और किसी कंपटीशन में, तो वो जहां ग्रेजुएशन मांगता है वहाँ 3 इयर्स की डिग्री लेके वो भाग ले सकते हैं। लेकिन हायर स्टडी यदि इनको करना है या पीएचडी करना है तो उनको 4 साल की डिग्री पूरी करनी होगी, 1 साल और पढ़ेंगे वो, और तब हायर एजुकेशन। जिनको हायर एजुकेशन नहीं लेना है वो फिर 1 साल अपना बर्बाद नहीं करेंगे, वो तुरंत अपने काम में लग जाएंगे। इसके बाद है कि ये 3 साल में भी यदि कोई 1 साल पढ़ के छोड़ दिया तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो बेकार उसका नहीं होगा। जो 2 साल पढ़ा उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, वो भी बेकार नहीं होगा। मतलब हर डिग्री की मान्यता होगी। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होगी कि इस पर यदि मान लीजिए 10 साल के बाद कोई पढ़ना चाह रहा है और वो 2 साल का डिप्लोमा किए हुए है या 1 साल का सर्टिफिकेट किए हुए है, तो बाकी दिनों पढ़ के और वो बाकी चीज कर सकता है। 10 साल के बाद भी वो सीमा खत्म हो गई। इसके अलावे एक साथ 2 डिग्री भी हासिल कर सकता है, अभी तक बैन है। एक साथ आप 2 डिग्री हासिल नहीं कर सकते हैं। अब रेगुलर कोर्स में भी एक साथ 2 डिग्री हासिल की जा सकती है। और सबसे एक जो शिक्षा व्यवस्था हमारी भारत में विकसित देशों के अनुरूप अभी नहीं आ पाया है, तो उसके लिए ये प्रयास किया गया है कि शिक्षा में अच्छे विद्वान लोग आ गए, मेधावी लोग आ गए। तो इसके लिए एक नया सिस्टम लाया गया है कि अब 1 वर्ष या 2 वर्ष का बीएड खत्म कर दिया जाए। 2030 के बाद अब पहले 1 वर्ष बीएड था, अब 1 वर्ष खत्म हो गया, 2 वर्ष का है। 2030 के बाद ये 2 वर्षीय बीएड डिग्री कोर्स
खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ही रहेगा, जो अभी बहुत सारे जगह चल रहा है। बिहार में भी अभी शुरू हुआ है, अभी तुरंत आदेश मिला है। 4 ईयर डिग्री कोर्स जिसमें बीएड भी साथ साथ होगा, बीएससी या बीए भी साथ साथ होगा, ताकि शुरू में ही बच्चे चुन लें कि मुझे कहाँ जाना है। यदि शिक्षा में जाना है तो शिक्षा में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है तो इंजीनियरिंग में जाना है, या मेडिकल में जाना। जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल चुन लेते हैं, उसी तरह इसको भी चुन लेते हैं। ऊपर से कोई नहीं उतरेंगे, एकदम नीचे से जाएंगे, ताकि उनका मोटिवेशन शुरू से रहेगा कि हम वहीं पर जाएं। तो ये है, और मेन फोकस यही है कि हमारा बच्चा कॉलेज करते करते इतनी जानकारी ले ले एकेडमिक के अलावे वोकेशनल में, स्किल सब्जेक्ट में, कि वो कहीं भी अपना रोजगार कर सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। तो मुख्य बातें यही है। इसमें जो सबसे, जैसे एक आध और बातें हैं, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे बच्चे हैं, और उसमें हम लोग को भी प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है कि आप पेस सेटिंग एक्टिविटीज़ करें, मतलब जिला में जाके, नज़दीक के गांव में, चाहे कहीं जाके और गांव में मीटिंग करें और बच्चों को कहें कि जैसे साक्षरता तो जरूरी है ही, ये आंकिक साक्षरता जो है, न्यूमेरेसी, वो भी बहुत आवश्यक है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत लोग यही है। अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने मीटिंग किया था 15-20 दिन पहले, उसी का पिक्चर है, ये मिस्टर एसके झा बता रहे हैं। ये महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं महिनाथपुर की, इन लोगों को बुलाया गया था, इन लोगों को इसके बारे में कि कैसे आप लोग शिक्षा की जरूरत है, आप लोग भी सीखिए, इस एज में भी सीखिए। और कुछ जैसे पहले हम लोग बचपन में पहाड़ा पढ़ते थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के कठैला गांव में बिस्फी बेनीपट्टी मुख्य पथ को आज दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने जाम रखा। गौरतलब है कि बीते दिनों एक गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम में भी यह जाहिर हुआ था कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन इस मामले में पुलिस के द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित होकर आखिर में ग्रामीणों ने सड़क जाम करने का फैसला लिया। उनका कहना है कि जब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह सड़क जाम जारी रहेगा। पतौना ओपी क्षेत्र के कठैला गांव के लोगों ने बिस्फी बेनीपट्टी मुख्य पथ को आज दूसरे दिन भी सड़क को जाम रखा। इससे आवागमन में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 जून को कठैला में एक गर्भवती महिला को उसके परिवार के लोग जैसे सास, ससुर व पति ने मिलकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतका के परिजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाई। पोस्टमार्टम में भी हत्या की बात कही गई। कुछ दिन पूर्व गांव के लोगों ने इस गिरफ्तारी को लेकर कैंडल मार्च भी किया था। ग्रामीणों का कहना है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, परंतु पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। शमी हैदर, अंजार अहमद, आफताब, मुमताज, महफूज, अकरन, रियाज, अनीश, कमाल के साथ मुखिया शब्बू का कहना है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, आवागमन अवरुद्ध करने का निर्णय कर लिया है। लोगों का कहना है कि पतौना के ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा इस मामले में बिल्कुल उदासीन है। 1 माह बीत जाने के बाद भी वह हत्यारों की गिरफ्तारी करने में असफल रहे हैं। आज बिस्फी बेनीपट्टी मुख्य सड़क को जाम किया गया, इसकी वजह क्या है? सर, सड़क जाम करना मकसद नहीं है। आपको जैसे कि मालूम है कि इसके पहले भी 2-3 प्रोटेस्ट किया गया, इसके पहले भी पीस प्रोटेस्ट किया गया, इसके पहले कैंडल मार्च पीस तरीके से किया गया। थाने प्रभारी के पास गए, थाने प्रभारी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जितना जल्दी से जल्दी हो कातिल की पकड़ करे, गिरफ्तारी करे। अब तक आज की तारीख में 1 महीना 1 दिन हो गया है, कातिल नहीं पकड़ाना है। कहीं न कहीं थाने की कमी है, जिसकी वजह से अब तक थाने क्षेत्र में आता है ये ओपी पतौना में आता है। और हम लोग बार बार उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर जितना जल्दी हो आपने इसकी पकड़ धकड़ करनी है। हम लोग की एक ही मांग है। आज हमने यहाँ पर कठैला गांव के अंदर में ये कातिल का घर है, इधर कैमरा घुमा के देख सकते हैं। ये जो बच्ची यहाँ मर्डर हुआ है, इसी घर में मर्डर हुआ है। इस तरफ जो कैमरा घुमाए और देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने
थाने को रात को रिक्वेस्ट किया कि सर आज ये बिस्फी और बेनीपट्टी मुख्य सड़क को जाम किया, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह यह है कि थाना प्रभारी की लापरवाही, और इतने दिन ये कांड को हो गया, महीना पार कर दिया है, और थाना प्रभारी प्रहलाद शर्मा जो है ये बहुत बड़ा रिश्वतखोर, और ये अब तक की गिरफ्तारी नहीं किया एक भी आदमी की। हथियारे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और वो जैसे लगता है जैसे कुछ हुआ। जो हम लोग कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं, 1 महीना 1 दिन हो गया और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और मांग थाना प्रभारी की लापरवाही देखी जा रही है। एकदम लापरवाही देखी जा रही है। वो लोकेशन हम लोगों से मांगता है, लोकेशन निकालना उसका काम है या हम लोगों का काम है? लोकेशन वो देगा, वो पकड़ के लाएगा उसको। कठैला गांव है जी, कठैला गांव है, पतौना थाना क्षेत्र में आता है, बिस्फी ब्लॉक में आता है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में मिल्टन एस मैरियट ने सफलता हासिल की है। हम आपको बता दें कि मिल्टन एस मैरियट लदनिया प्रखंड के विक्रम शर्मा व अरुणा देवी के पुत्र हैं। वहीं उनकी इस सफलता से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। एनटीए द्वारा आयोजित जून 2023 में यूजीसी नेट परीक्षा में मिल्टन एस मैरियट ने प्रथम प्रयास में ही परचम लहराया है। उत्तीर्ण परीक्षार्थी मिल्टन एस मैरियट के पिता का नाम विक्रम शर्मा व माता का नाम अरुणा देवी है, जो लदनिया प्रखंड मुख्यालय बाजार के निवासी है। मिल्टन का कहना है कि अब हिंदी साहित्य में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के बहाली के लिए रास्ता साफ हो गया है। वहीं उसकी सफलता से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के बेलाही में दरगाह कमेटी के द्वारा हुजूर पीर बाबा मोहम्मद शाह कादरी रजी अल्लाह का उर्से मुबारक दिवस मनाया गया। वहीं इस मौके पर कव्वाली का भी आयोजन किया गया। रेखा प्रखंड अंतर्गत नाजरपुर पंचायत ग्राम बहरबन बेलाही में 26 जुलाई बुधवार की देर शाम अराकिने दरगाह कमेटी के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी हुजूर पीर बाबा मोहम्मद शाह कादरी रजी अल्लाह अन्हो का उर्से मुबारक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 26 जुलाई को नमाज फजर के बाद कुरान खानी, बाद नमाज मगरिब चादर पोशी, बाद नमाज ऐसा कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया। इस मुबारक मौके पर हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने तशरीफ लाकर बाबा का फैज हासिल किया। इन बातों की जानकारी कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर नसीर, सदर मोहम्मद लाल, खजांची अब्दुल सकूर, मजहर कमाल, आरिफ मुस्तकिम जमशेद समेत कई सदस्यों ने जानकारी दी। जान दे देंगे मगर तिरंगा नहीं झुकने देंगे। कौन कर सकता है जो फजर बशर करते हैं, ताजवर होके चटाई पे गुजर करते हैं, वो ऐसे प्यारे हैं। अब थोड़ा मैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे मेरा
नबी लाजवाब कमेटी जिलेटी आपकी जाने से गौर साहिब जरा नमस्ते का बहुत शुक्रिया। तमाम सामने से तवज्जो चाहूंगी, अपनी माँ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगी। आप लोग भी मेरा नबी लाजवाब मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में वह पंडौल के विद्यालय पहुंचे, साथ ही राजकीय अंबेडकर +2 विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विधि व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कई पूछताछ की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने +2 राजकीय अंबेडकर बालिका उच्च विद्यालय के साथ पंडौल प्रखंड के मध्य विद्यालय चौरी, मध्य विद्यालय भिट्ठी का भी औचक निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत राज समौल के वार्ड संख्या 5 में अवस्थित जन वितरण प्रणाली की दुकान का भी निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।